अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को पढ़ा था। आज हमने थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा हमने बाकी की चीजों को देखना है। और आज हम मूव करेंगे अपने बैक हीट के चैप्टर के अंदर सेकंड पार्ट पे। वो होगा हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है। आबिद फूड हम डिस्कस कर लेते हैं। आबिद फूड मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। है जरा आबिद फूड को हम जरा लिफ्ट करा दें। था क्या आबिद फूड के अंदर? हो गया था ये? देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बोलता आ रहा हूँ कि जो भी एक सवाल देता हूँ उम्र, 1 से 2 सवाल, बस वो 2 सवाल ही कर लिया करो। यकीन करो, एंड में तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के अंदर करूंगा ये जो चीज कवर करता जाऊंगा ना, पीछे के सवाल भी पूछता जाऊँ ताकि चीजें तुम लोग को याद आए। ठीक है जी। ये कह रहे जनाब, आबिद फूड लिमिटेड हैज इशूड 8,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स of ₹100 each at par value. The bonds carry a markup of 8%, which is payable annually. 8% हमारा कूपन रेट हो गया। Each bond may be converted into 10 ordinary shares of AFL in 3 years time. चलो जी, 3 साल का बॉन्ड है ये। ठीक है। 3 साल के बाद कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा? तो ये रिडीमेबल है या रिडीमेबल है? जानती हो, कन्वर्टेबल है, नहीं है रिडीमेबल। रोज दलील होते हो सब। कन्वर्टेबल एक बीच में जरूर आवाज लगाता है, हाँ कन्वर्टेबल। चलो जी, अब मुझे बताओ सर, इस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड है कितने का? 8, 8 और 8। अब एंड पे वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि हमने एंड पे क्या करना है। अंदाजा हम आज से लगा सकते हैं। हमें लग रहा है कि हम कैश इन्वेस्टर को देंगे, कैश है 115, या हम उसको क्या देंगे, शेयर देंगे। कितने शेयर हमने देने का वादा किया सर उससे? सर हमने उससे वादा किया है कि हम उसको देंगे 10 ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कह रहा है एंड पे एक्सपेक्टेड है कि 10 ऑर्डिनरी शेयर्स 12 रुपए का एक हो। तो मुझे बताओ एंड पे कितने पैसे होंगे? अब एक इन्वेस्टर से अगर पूछा जाए कि तुम्हें 115 रुपए का कैश चाहिए या तुम्हें 120 रुपए के बराबर के शेयर्स चाहिए, तो एक प्रूडेंट बंदा कभी भी 115 रुपए का कैश नहीं लेगा। वो क्या करेगा? इसका मतलब है सर, कंपनी को रिडम्पशन पे 120 रुपए के शेयर इशू करने पड़ेंगे, ऐसा? तो सूद भी देना है 3 साल, और फिर एंड पे आके क्या करना है, 120 रुपए का हमने रिडम्पशन पे शेयर्स भी देने। केस 2 में अगर मैं कंपेयर करता हूं 115 को, तो वो कह रहे जी अज्यूम करो शेयर की प्राइस 10 रुपए, तो 10 शेयर्स विल अल्टीमेटली ट्रांसलेट इनटू 100 रुपीज। अब हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें इन दोनों में से क्या करना चाहिए? कैश देना चाहिए, ऐसा? तो मुझे बताओ अल्टीमेटली ये इन्वेस्टर शेयर्स लेगा या कैश लेगा, ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। एंड पे शेयर प्राइस ज्यादा होगी इतनी कि कैश वाला ऑप्शन हमें लुक्रेटिव नजर ना आए, या एंड पे जो है वो शेयर प्राइस इतनी कम होगी कि हमें कैश वाला ऑप्शन क्या नजर आए, लुक्रेटिव नजर आए, बेनिफिशियल नजर आए। तो मुझे बताओ सर, केस 1 में वो इन्वेस्टर क्या करेगा? शेयर्स लेगा। अगर शेयर्स ले रहा है सर, तो मुझे बताएं 8, 8 और 100। सिंपली आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है रिक्वायर्ड रेट से। कितना जी? ऐसा देखो क्या आ रही, 7.27 और 6.61 एंड देन 96.16, टोटल कितना आ रहा है? मार्केट वैल्यू इज 110 अच्छा, ये एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है। अब वो कह रहा है मेरे पास ऐसे 8,000 बॉन्ड है, तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर देना, पक्का? अच्छा, केस 2 के अंदर यहाँ 120 की जगह हम क्या रख रहे होंगे, 100 रख रहे होंगे। वो भी करके दे दूं? हाँ नहीं, वो बच्चा कहेगा वो इंपॉर्टेंट चीज तो सर ने नहीं कराई। मेन वाली चीज कराई नहीं, हल्की वाली करा दी है। यहाँ रखू कितने, कितने हो गई? सिर्फ इसको चेंज कर दो बस, 92 पॉइंट, और इससे मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है? यार ऑनेस्टली बताओ, जिस बच्चे ने मुझे कहा कि डिस्कस कर ले, ये वाकई डिस्कस करने लायक सवाल था है? चलो जी, खैर कर लिया मैंने, अब तो डिस्कस। बढ़े हम आगे, बढ़ जाए, बढ़े दोस्त, तैयार हो? अच्छा जी चलो, अपने पास आज की क्लास पैडिंग डालोगे, रिस्क
एंड रिटर्न। ठीक है जी, कौन सा चैप्टर है ये? रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा अब्दुल्ला तो अच्छा जी, अगर इसको तसल्ली तमीज से समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें फिर एक चीज क्लियर कह रहा हूं, मैं तुम्हें ना पूरा मॉडल समझा रहा हूं। आपके कोर्स में है एक फॉर्मूला, बस उसने कहा ये फॉर्मूला है और इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलती है, कैलकुलेट करते हैं, के कैलकुलेट करते हैं। मैं चाहता हूं पूरा मॉडल पढ़े। आपको मॉडल पढ़ने के बाद सवाल की एसेंस पता चलेगी कि यार ये फंक्शन इस्तेमाल क्यों हो रहा है। ठीक है, और फिर जब मैं फॉरेक्स पढ़ा रहा हूँ तो वहां भी इसकी इंप्लीकेशन आएगी डिस्काउंटिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पर भी आपको चीज समझ आ रही होगी कि हो क्या रहा है। फिर हमारे पास एक और चैप्टर है एनपीवी का, वहां पर भी इसके अंदर जो है वो चीजें आएंगी जो आपको अगर पता हो। अदरवाइज क्या है, मैं आपको बोल दूं कि भाई ये फंक्शन है, आपको लगाना आना चाहिए, भाई 3 चीजें होंगी, चौथी चीज आप मालूम कर दो। तो मैं आपको जो है वो उसको जरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, मेरे पास एक सिक्योरिटी है, नेक्स्ट ईयर के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है 30% कि मैं अगर एक कंपनी का शेयर खरीदूं, और तो सुनना, तो उस कंपनी के शेयर पे मुझे रिटर्न मिलेगा 10%। क्या मतलब? 100 रुपए का शेयर खरीदूंगा ना तो 10 रुपए मुझे रिटर्न के तौर पर। इसका चांस कितना है? 30%। देयर इज अ 50% चांस कि हम 12% रिटर्न कमाएं, ऐसा। एंड देयर इज अ 20% चांस कि हम 15% रिटर्न कमाएं, ऐसा। आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि बताओ इस शेयर से एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तुम 10 भी कमा सकते हो, 12 भी कमा सकते हो, और 15 भी कमा सकते हो। बताओ एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। कैसे निकालो एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न? आप सिंपल एक काम करें सर, वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल लें। कैसे जी? एक्स बार कितना जी? अच्छा, जब भी इसको मल्टीप्लाई करो ना, 2 परसेंटेजेस को एक को होल नंबर में रखिएगा। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हें थोड़ी परेशानी देगा। 2 परसेंटेज को मल्टीप्लाई करो ना, एक को होल नंबर में रख लिया करो, परसेंटेज नहीं रखा करो। जैसे 30 को 30 रख लो और 10% से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 3, ये 3% कर देना। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो सकता है मैथमेटिकली, ये मना कर रहा है कैलकुलेटर। 6%, फिर 3 कितना हो गया जी? 12%। इसका मतलब है सर चांस है कि हम 12% कमाएं एवरेज, ऐसा। क्या 12% ज्यादा कमा सकते हो? हाँ पॉसिबिलिटी है सर, 15 भी कमा सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि 12% से कम कमाएं? सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 10% कमाएं, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, 12% इंडिकेट कर रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे अगले 100-150 सालों तक, तो कभी हम 10 कमाएंगे, कभी 12 कमाएंगे, कभी 15 कमाएंगे, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे हम 12% ही कमा लेंगे, हमारा एवरेज रिटर्न। डन। क्या इस एवरेज रिटर्न से चीज ऊपर जा सकती है? हाँ, लिखा हुआ एक पॉसिबिलिटी है। क्या नीचे आ सकती है? हाँ सर, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं ये तो आपने मालूम कर लिया ना रिटर्न, ये तो रिटर्न है, रिस्क मालूम करके दो। आपने कहा ये क्या होता है, रिस्क कैसे मालूम करेंगे? आपसे आपसे मैथ्स ये कह रही है, आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कह रही है, इज देयर एनी चांस, इज देयर एनी चांस कि तुम 12% से कम या ज्यादा कमाओ? है या नहीं? है या नहीं है? सर प्रोबेबिलिटी 30% है कि मैं सर 12 की जगह 10% कमाऊं, 12 की जगह 10% कमाओ, 30% चांस है। कितना कम कमाओगे? 2%, ऐसा। 50% चांस है कि मैं जो सोच रहा हूं वही कमा लूं, और सर 20% चांस है कि जो मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा कमा लूं। कितने का? 3% का, ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं? आपने क्या निकाल लिया? मीन से डिविएशन, पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे, ऐसा है कि नहीं? इसमें एक फिगर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, है कि नहीं? है ना? मैं चाहता हूं कि सर ये पॉजिटिविटी, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए, मैं एक एक स्केल पे नंबर ले आऊं, सारे नंबर पॉजिटिव। क्या करूं इसका? स्क्वायर ले ले सर। इससे स्क्वायर करने से क्या होगा सर? स्क्वायर करने से किसी भी इंटीजर का आप स्क्वायर लो ना, वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव साइन के साथ हो या पॉजिटिव साइन के साथ हो। कितना आ रही? 4% और 9%। वेरी गुड। ये 6% वाले को सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, हैं?
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2% को 2 ही रखना, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मतलब इस टॉपिक के अंदर मसला है कि लोग जब 0.02 का वो लेते हैं तो फिर कहानी कुछ और आ जाती है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, नेगेटिविटी एलिमिनेट हो गई, लेकिन जो मीन से डिविएशन है वो क्या हो गई, स्क्वायर हो गई। ऐसा एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी से। भाई 4% डिविएशन है, स्क्वायर्ड है, इसका चांस कितना है? भाई मैं कह रहा हूं मीन से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। आपने कहा मीन से ऊपर जा सकते हैं, इसका चांस 3% ऊपर जा सकते, नीचे आ सकते हैं 2%। मैंने कहा यार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मुझे दोनों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके दो। ठीक है जी, मैंने एनालिसिस करना आगे जाके, दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए सर। 4% 9%, क्या मैं कह सकता हूँ मीन से 4% डिविएट करेंगे? नहीं 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 नहीं, इसको सिर्फ क्या किया हमने, पॉजिटिव किया है, क्योंकि हमने आगे जाके एक एनालिसिस करना है। अब बताओ इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, प्रोबेबिलिटी से। मैं कह रहा हूं 4% डिविएट करने का चांस कितना है, 30%, तो कितना आता है सर ये, और सर इसी तरह 1.8%। ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको एडअप करो कितना आता है, 3%। ऐसा, लेकिन सर ये 3% तो स्क्वायर्ड है ना, ये 3% डिविएशन क्या है, स्क्वायर्ड है। अब एक काम करो, इसका रूट ले लो, क्या आता है 1.73 क्या इंडिकेट कर रहा है, 1.73 इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने मीन से 1.78% ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। मीन है प्लस माइनस, ये बताता है कि जी 12% प्लस माइनस कितना जी 1.78। जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसके मुताबिक, जो हालात गिवन है उसके मुताबिक, देखो ये भी हो सकता है कि रिटर्न 16% पे चला जाए, लेकिन वो हमने कैप्चर नहीं किया यहाँ। सबसे पहले हमने अजम्पशन ये लिए कि पॉसिबिलिटीज 3 है, कौन कौन सी, 12, 10 और 15। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये आपने निकाला क्या है 1.73? सर दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है जनाब, स्टैंडर्ड डिविएशन। निकाला क्यों, ताकि हम ये देख सके कि हम अपने मीन से कितना डिविएट कर सकते हैं। मीन क्या था हमारा 12%, एक्सपेक्टेड रिटर्न था मीन, हम उससे डिविएट कर सकते हैं। हाँ सर, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर ये सारे रिटर्न 12 12 12 होते, ये 10 और 15 की जगह यहाँ भी 12 12 होता, तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता, 0। मैं कहता भाई जो रिटर्न आ रहा है वो हर जगह वही रिटर्न है। 30% चांस से 12% मिलेगा, 50% चांस से 12% मिलेगा, 20% चांस से 12% मिलेगा, इसका मतलब है डिविएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा, क्या यहाँ डिविएशन पॉसिबल है? हाँ सर, मुझे बताओ इसको अगर मैं इंटरप्रेट करूं, ये नंबर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए 1.73? ये जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा, क्या वॉलेटिलिटी अच्छी चीज है, हैं? वॉलेटिलिटी अच्छी चीज है। कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। कोई समझता है कि यार अल्लाह करे भाई छक्के लगे, गेन हो जाए, लॉस भी हो, कोई मसला नहीं है। और एक बंदा कहता है नहीं यार मुझे रिस्क नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सर्टेनिटी चाहिए। मुझे बताओ सर 12% क्या है, ऊपर जो आपने कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या चीज, क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न से आप डिविएट कर सकते हो? हाँ सर, कैसे डिविएट कर सकते हैं सर? सर 1.78 ऊपर नीचे हम जा सकते हैं एवरेज बेसिस पे। डन। अब मेरा एक सवाल है सर, गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया इसमें, डिविएशन फ्रॉम मीन। क्या कैलकुलेट किया, डिविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, टेक्निकल बात मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लेकिन समझ लो। आपको नहीं लगता इसमें एक दफा प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है? कैसे? क्योंकि आपने ये जो 12% निकाला था इसमें प्रोबेबिलिटी एडजस्ट की थी। इसका मतलब x माइनस एक्स बार में प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी एडजस्टेड है। फिर आपने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया। ऐसा है कि नहीं? अब सर ये नंबर डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया सेकंड टाइम। सर जब मैं स्क्वायर लेने का ऑब्जेक्टिव क्या था, x माइनस एक्स बार क्यों लेके नहीं गया? सर क्योंकि आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन में उसको रूट में रखोगे ना, अजीब सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। या -2 +3, हमने कहा यार नहीं, हमें एक एवरेज चाहिए। एवरेज का मतलब समझते हो, आप ऊपर जा सकते हो 3%, नीचे आ सकते हो 2%, लेकिन हमने एवरेज निकाल लिया। हमने कहा भाई ऑन एवरेज 1.78% हम ऊपर जा सकते हैं, 1.78% हम नीचे आ सकते हैं। मीन हमने कितना कमाया सर, कमाना कितना है हमने, 12%। अब 12% से हम ऊपर भी जा सकते हैं 12% से, लेकिन कितना, मैक्सिमम कितना, 1.78, इससे ज्यादा नहीं इंशाल्लाह, ठीक है, एवरेज बेसिस पे ही है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों को ऐड कर देते, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते थे, क्यों? 1 आ जाता, अजीब सी कोई वैल्यू आ जाती।
तो डिविएशन आपस में कैंसल आउट हो जाते, तो हमें क्या करना पड़ा, इनको पहले स्क्वायर करना पड़ा। स्क्वायर करने के बाद हमने इनको एड अप किया और फिर क्या कर दिया, रूट ले लिया इसका, ताकि हम सही पोजीशन पे पहुंच सके। तो अब मुझे बताएं आइंदा के बाद सर अगर मेरे पास ये गैप जितना बड़ा होगा रिटर्न्स के बीच में, स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज्यादा आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन उतना। मुझे बताओ यहाँ गैप कितना है सर, गैप कितना है, गैप का मतलब 10, 12 और 15 में कितना गैप है, 2-2.5% का। अगर ये रिटर्न ऐसे होते 24%, 12% और 27%, तो स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा आता। क्यों? चांसेस है कि आप बहुत ऊपर चले जाओ, चांसेस है कि आप बिल्कुल नीचे आ जाओ, या आप कंसिस्ट। अब तो मुझे बताओ सर डिविएशन क्या इंडिकेट करता है, डिविएशन क्या इंडिकेट करता है कि आपने जो ऊपर एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया ना, इससे आप ऊपर नीचे हो सकते हो। अब मुझे बताओ सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क का मतलब क्या है? वेरी गुड सर, रिस्क का मतलब है डिविएशन। सोच कुछ रहे थे, हुआ कुछ, सोच रहे थे आप 12%, हुआ कुछ, ये एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो सर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि आप अपने मीन से कितना ऊपर नीचे डिविएट कर सकते हो, ऐसा। सर डिविएशन ज्यादा होनी चाहिए, सर ये डिपेंड करता है कि सामने बंदा डिविएशन को वेलकम करता है या नहीं। आम तौर पे लोग डिविएशन को पसंद नहीं करते, लोग सर्टेनिटी चाहते हैं, यार भाई मुझे पता होगा मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये मैथमेटिकली जब पेपर में आएगा तो कर लोगे हैं, ऊपर वाला रिटर्न निकाल लोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, ठीक है जी। आप कैलकुलेटर के ऊपर दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 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 ये दिमाग में रखना, अभी आप थोड़े टाइम पे पढ़ोगे स्टैट्स, वहां ये टेबल बनाना जरूरी होगा, इसी कोर्स के अंदर है वो, वहां आपको टेबल बनाना जरूरी होगा, तो सीख लो, ठीक है। बढ़े हम आगे। एक्चुअल रिटर्न कौन सा है यार? अगर एक्चुअल रिटर्न पता होता तो हमें पागल कुत्ते ने काटा, हम ये सारा काम कर देते हैं। एक्चुअल रिटर्न पता होता तो मैं क्यों एवरेज निकालता? आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्यों सोचूं अगर मैं डॉक्टर होता? नहीं भाई, हो गया जो होना था, भाई यही है अब, ठीक है जी। बढ़े हम आगे। ये कॉपी करो सर, शाबाश। किसी बच्चे ने कॉपी कर लिया? ये हमेशा पॉजिटिव में होगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि आप स्क्वायर लेके रूट ले रहे हो ना। हाँ, सारे पॉजिटिव हो तब भी आप ये ट्रीटमेंट अडॉप्ट करो। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अच्छा यार आप लोगों की किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है, मैं आज सॉफ्ट कॉपी पे शेयर कर लूंगा आपसे, और प्रिंटिंग पे चली गई है वो, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी पे मैं आपसे आज शेयर कर लूंगा, प्रिंटिंग पे जा चुकी है, 1-2 दिन में प्रिंट होके आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट से पहले के पूरा का पूरा एमएफए प्रोजेक्ट से पहले का एनालिसिस है, पूरा का पूरा एमएफए। इसमें एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो इवेंट के बाद हो। आप बजटिंग पढ़ोगे साल के पहले दिन करोगे, एनपीवी पढ़ोगे प्रोजेक्ट से पहले करोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ोगे प्रोजेक्ट से पहले डिटरमिन करना। पूरा का पूरा कोर्स किस चीज के ऊपर है? एक्सपेक्टेड डाटा के ऊपर, ठीक है। यार किसी ने कर लिया कॉपी तो उसको जाके ऊपर बोलोगे इसका वो चेंज कर दिया। आवाज आ रही है इससे? चलो हाँ, चलो ठीक है, लग गया बस, बैटरी फुल है इसमें। हाँ जी, तू क्या आई कैप का वो है, मतलब एम्बेसडर है, चेक करने आता है टीचर क्या पढ़ा रहा है? हैं? तू क्या यहाँ कर रहा है, तू भी चला जा। बढ़िया हमारे दोस्त। टेंशन में तू ऐसे मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हैं? शरीर के बाद नहीं सोया? हैं? तो रोजा लग रहा है मुझे, पठानों को रोजा नहीं लगता बेटा, पठान रोजे को लगते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर स्क्वायर लिया था? स्क्वायर लिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? तो रूट लेते हैं, इसीलिए हम इसको रूट ले रहे हैं ताकि स्क्वायर खत्म हो। ये गलत है 1.7, इसलिए मैं कह रहा हूँ 3 का स्क्वायर निकालना, 3 का रूट निकालना।
3 करेगा क्या आ रहा है? यार ये 17.32 जिसका आ रहा है ना, उसका अल्लाह ही हाफिज है। 3% का रूट 17% आ रहा है? हाँ तो फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया होगा उसने, हैं? कितना आ रहा है? सही है, लॉजिकली भी सोचो ना यार, रूट है, रोजे हैं भाई। लेकिन इस दफा वैसे क्योंकि शायद हमारी लाइफस्टाइल जिंदगी ऐसी है कि पता नहीं चल रहा रोजों का। दोनों रोजों में से पहले सेकंड रोजा जो कल गुजरा है, उससे मुझे 3 क्लासें दी, तो मुझे फील नहीं हुआ ज्यादा कुछ, है? मैं समझा तुम कह रहे हो आप तो 12 बजे खोल लेते हैं? चिड़ी रोजा रखते हैं भाई, बच्चों को रखवाते हैं ना, छोटे बच्चों का आधा रोजा होता है। चलो जी बढ़े आगे। हमें भी फील नहीं हुआ, रोजे की बात हो रही है। मैंने सवाल यहीं से मिलता है, चलो छोड़ो, इतना सारा है एमएफए का कोर्स। लास्ट टाइम मैंने ये चैप्टर वैक से अलग करके पढ़ाया था, एंड तक मैं जलील होता रहा कि ये चैप्टर तो कोर्स में ही नहीं है, ये तो कोर्स में ही नहीं, अब मैं वैक के अंदर डाल के पढ़ा, ठीक है, ये वैक का पार्ट है, सही। अच्छा जी, बड़े एक स्टेप आगे सर, ये मेरे पास सर 2 शेयर्स हैं, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है जी। ये कंपनी ए है, ये कंपनियां थोड़ी साइड पे हो गई हैं डाटा, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। अब बताओ सर, ऐसी फेस पे देख के बताओ तुम्हें कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्की नजर आ रही है? ए ज्यादा रिस्की है, क्यों? क्योंकि ए में रेंज काफी बड़ी है, 8% से 24% तक, और बी के अंदर रेंज, अच्छा यहां देख लो, 2 मिनट। तो ये तुम लोगों ने ना बचपन में स्टैट्स में सारी चीजें पढ़ी हुई, यहाँ गौर से देखो सर, एक इस तरह का डाटा ये मीन है, बाकी सारा डाटा मीन के आसपास है, ऐसा, ये मीन है, इसके आसपास डाटा नहीं, काफी फैला हुआ, ऐसा फैला हुआ ना। मुझे तो किसका स्टैंड डिविएशन ज्यादा होगा? ए का स्टैंड डिविएशन कम होगा, बी का स्टैंड डिविएशन ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड है सर, ऐसा। यार पता है ना स्कैटर्ड के लिए हम मेजर कौन से यूज करते हैं? एक तो स्टैंड डिविएशन यूज करते हो, कर्टोसिस का सुना है? कुछ नहीं। कर्टोसिस पॉजिटिव 3 वैल्यू का मतलब है डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। छोड़ दो, नहीं हमें पता ही नहीं, ये छोड़ दो, मट्टी पाओ है ही नहीं कुछ, ये डाटा बेटा स्टैंड डिविएशन निकाल दो अल्लाह के पास। सिक्योरिटी में प्रोबेबिलिटी हमारे पास 30, 40 और 30%, ऐसा। अच्छा मेरे पास सर मीन क्या है, एक्स कितना है मेरा ये बता दो, 24,
24, 16 और 8, x बार है मेरे पास कितना, और 2 पॉइंट, और ये सब मिला के 16 हो गए ऐसा। अच्छा, अब एक बच्चा देख रहा है गौर से इस सवाल को, कहते हैं यार हमेशा जो है वो बीच वाला नंबर होता है ना, वो मीन होता है। ऊपर भी ऐसा ही था, ये प्योर कोइंसिडेंस है, ठीक है जी। बच्चा कह रहा है अच्छा, तो दूसरे वाले में भी तो यही हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। अब बना सर मेरे पास के बाद y कितना जी, 18 और 14, ठीक है। और ये सब मिला जो लागे 16%, ऐसा। ये मेरे पास हो गया सिक्योरिटी बी, ऐसा। अब मैं दोनों का डिविएशन मालूम करूं सर, प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 30, 40 और 30, कितना जी, x माइनस एक्स बार 8% पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा लंबी किए बगैर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है, लंबी किए बगैर 19.2, ये 0 है, और फिर 19.2, और ये 38.4 हो जाएगा, इसका मैं रूट लूंगा तो 6.196, चलो 6.2 कर लो सेफली, ऐसा। अच्छा, जरा बराबर वाले को भी देख लें सर हम। यहां हमारे पास सर प्रोबेबिलिटी 30, 40 और 30 है सर। y माइनस वाई बार कितना जी, 18 और 16 का डिफरेंस 2%, फिर नील और फिर 2% नेगेटिव, ऐसा। सर प्रोबेबिलिटी y माइनस वाई बार का डायरेक्ट स्क्वायर ले लो, कितना, 19.2 कैसे आया सर, मैंने 8% को स्क्वायर लिया, 8% का, यहाँ लिखा हुआ है ना, 8% का स्क्वायर लिया और 30% से मल्टीप्लाई कर दिया। 8% का मैंने स्क्वायर लिया और 30% से मल्टीप्लाई किया, देखो ये आ गया, 19.2%, तो हम आगे जाए बेटा। 4.8 उसका आ रहा होगा जिसने डायरेक्ट 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अल्लाह के बंदों, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या, ना ना ना, मैं बताता हूँ, बच्चा पता है क्या कर रहा है, 8% मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो 4.8 आ रहा है, तो भाई स्क्वायर है ये। किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर नहीं होता। सेट हो गया। बच्चा कह रहा है 2 दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना, नहीं भाई। सेट हो गया, क्या आ रहा है बताओ, 1 पॉइंट पक्का, ये भी 1.2 आ रहा होगा, और ये 2.1 पॉइंट। अब एक बात बताओ सर, और तो सुनना, और सुनना, इन दोनों में से अच्छी कंपनी कौन सी है? ये क्यों, क्या सोच के बताया तुमने? अच्छा सुनो 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 सुनो, तुम्हारे किताब का एक एमसीक्यू, एक नंबर, एग्जामिनर क्या कहेगा, एग्जामिनर कहेगा प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल बताओ, क्या बताओ, प्रूडेंट इन्वेस्टर रूल। ये क्या होता है सर? सर प्रूडेंट इन्वेस्टर ये कहता है कि अगर दो सिक्योरिटीज का रिस्क बराबर है, रिस्क ऑफ ए एंड रिस्क ऑफ बी ये इक्वल है, तो पिक सिक्योरिटी विद हायर रिटर्न, ऐसा। जब दो सिक्योरिटीज का रिस्क बराबर है तो किसको पिक करूं? हायर रिटर्न को। सर अगर दो का रिटर्न बराबर है, रिटर्न ऑफ ए इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ बी, तो किसको पिक करूं?
वेरी गुड सर, पिक सिक्योरिटी विद लोअर रिस्क। कैसा भाई, तुम्हें दोनों जगह पे रिटर्न बराबर मिल रहा है तो तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा रिस्क लो, नहीं लेना चाहिए ना रिस्क। रिस्क कब लेना चाहिए, जब एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा हो। दोनों 16-16% है, सीधी सी बात है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर, कोई रिलेटिव बात नहीं करनी, एब्सोल्यूट बात करनी है। भाई यहाँ भी अच्छा है, क्यों, कम रिस्क लेके उतना रिटर्न मिल रहा है तो मैं रिस्क क्यों लूं। ठीक है जी। अच्छा, बी का रिटर्न अगर होता ना 15% तो हम रुक जाते, हम कहते नहीं, अब मामला हो गया खराब। ठीक है जी, दोनों सिक्योरिटीज का रिटर्न बराबर था तो किसको पिक करना चाहिए, सिक्योरिटी विद द लोअर रिस्क। ऐसा तो फिर हम डिसीजन नहीं ले सकेंगे, फिर हम कहेंगे हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, कॉपी करना है, यहां से करना है। हमारा रिजल्ट 10 दिन, सॉरी 20 दिनों में, 20-22 दिनों में रिजल्ट है। हाँ, 25-24-25 पा जाएगा। यहाँ पर बी का रिस्क कम है ना, क्योंकि बी का स्टैंड डिविएशन छोटा है। बता रहा हूँ ताकि तुम कोई दुआ हुआ कर लो। क्या हुआ, गिर रही है, क्यों सर, अगर दोनों सिक्योरिटीज में रिस्क और रिटर्न डिफरेंट हो तो डिसीजन फिर नहीं ले सकते, फिर हर बंदे का डिसीजन अलग होगा, वो अपने हिसाब से लेगा। नहीं, मेरी दुआ है भाई हमेशा तुम लोग के साथ है, अल्लाह ताला तुम लोग कामयाब करे। बहुत खतरनाक जहनी प्रेशर होता है इंसान में जब रिजल्ट आ रहा हो, एग्जाम में नहीं होता। प्रेशर होता है जब आपके कंट्रोल में नहीं होती सिचुएशन। हाँ, नहीं मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक रिजल्ट देखा था मॉड्यूल सी में, और उसमें मेरा नाम नहीं था इंटरनेट कैफे में, और मैं घर आया, मैंने कहा भाई फेल हो गया। मेरी वालदा ने कहा नहीं, तुमने इतनी मेहनत की है। मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है, फेल हो गया तो फेल हो गया, हमारे पास एक में फेल, आप सब में फेल, जिसमें क्वालिफाई किया ना एक फेल सब फेल। मैंने कहा गए, और पहला रोजा ही था। तो मेरी वालदा ने कहा नहीं आप चले जाओ आई कैप वहाँ देख। मैंने कहा आई कैप और क्या रिजल्ट एक ही है ना, वहाँ जाके क्या नजर आया। वहां गया तो वहां नाम आ रहा है। मैंने कहा ये क्या सीन है भाई। नहीं मैं तो मतलब उस वक्त तो सज्जा वज्जा करके 4 लोगों को बुलाया, मेरा ही नाम है। पागल वागल हो गया क्या भाई, कौन सा नफसियाती आदमी है तू, तेरा ही नाम लिखा है, तेरा ही रोल नंबर है, मैं एडमिट कार्ड में यार ये चेक कर, यही है ना, मुझे अलग तो नजर नहीं आ रहा। फिर मैं घर आया, दोबारा इंटरनेट कैफे गया, इंटरनेट पे रिजल्ट दोबारा देखा, मेरा नाम नहीं उसमें। बाद में देखा कि एक बड़ा फर्क होता है कि एक इमेज फाइल अपलोड हुई, अब उस पर कंट्रोल एफ करके एक्रोबैट रीडर पे आपको सर्च नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम समझ रहे हम फेल हो गए। एक तो रिजल्ट का टेंशन, ऊपर से रोजा, ऊपर से फिर ऐसी ब्लास्ट हो बंदे की कि यहाँ वहां भाग रहा है। आप ऐसे प्रेशर से गुजरोगे तो आप भी कमा लोगे, बगैर प्रेशर के पैसे कमाना है? बताओ। चलो जी, हैं नहीं, इसका पहले तो बचपन से शौक है कि सर मैं काम ऐसा करूं कि काम लोग करे, पैसे मुझे मिले। मतलब तुम बिजनेस करना चाह रहे हो ना, ऐसा है। अच्छा चलो जी, इस केस में क्या डिसीजन हुआ, प्लीज रिपीट। डिसीजन ये इस केस में कि दोनों सिक्योरिटीज का रिटर्न बराबर है तो उस सिक्योरिटी को पिक करो जिसका रिस्क कम। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। अच्छा जी, आओ जरा दोस्त, सुनो 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 मेरे बच्चों, थोड़ा सा मैंने आपको कह रहा हूं ना, आज थोड़ा मैथ्स के साथ लड़ाई करनी है। ठीक है जी, एक छोटा सवाल और आपको दे रहा हूँ ताकि वार्म अप हो जाए आपका।
चलो जी, लास्ट से कॉपी करना, तस्वीर ले ले भाई। अच्छा मुझे एक बात बता, इसमें एक परसेंटेज आ रही है -10%, इसका क्या मतलब है? इसमें पैसा डूब भी सकता है, पैसा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने कौन सी कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा? बी में, अच्छा ए में भी वॉलेटिलिटी जो है वो 4 से लेकर 28% तक है, ठीक है जी। और इधर 6 से 25 तक जा रहा है, बल्कि 25 से -10। लोएस्ट और हाईएस्ट को कंपेयर करो, 35% का गैप है। सीधी सी बात है, इसका स्टैंड डिविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डेटा के बीच में जो गैप है वो काफी बड़ा है। पक्का? शाबाश सर। हैं? कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो जब बूम आता है ना तो वो मर जाती है, एंड वो कहलाती हैं एंटी सिक्लिकल कंपनीज। जैसे मीडियोकर चीजें जो हैं, कचरा चीजें जो हैं, जब अच्छे हालात आ जाते हैं मुल्क में तो लोग वो खरीदना छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो डाटा कोई भी आपको दे सकता है। क्या कहते हैं उसको? गिफन गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स जो होती है, गिफन कहलाती है ना, इंफीरियर को गिफन एक ही अलग है। पक्का? चेक करो। अच्छा है। चलो इसको मैं करवा देता हूँ। प्रॉपर्टी ऐसा 30, 40 और 30। सर मेरे पास कंपनी ए का रिटर्न 28, 24 और 4 है। सर मेरे पास एक्स बार कितना आ रहा है? 8.4 और फिर 9.6 और 1.2 टोटल। बेहतरीन होगा जी सर। सिक्योरिटी बी, प्रॉबिलिटी है सर उसकी कितना जी? -10। वाई बार 1. अब एक काम करते हैं, दोनों का स्टैंड डिविएशन निकालते हैं। यार एक बात बताओ, कितनों को ये भी नहीं पता था कि स्टैंड डिविएशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सच बताना, सबको पता था? नहीं नहीं, क्या बात कर दी अब्दुल्ला। चलो जी, हैं? अब बताया सर, मेरे पास x माइनस एक्स बार का स्क्वायर पी, डायरेक्ट ऐसे कर दूं? हैं? लंबे लंबे कॉलम नहीं बनाते, आपकी मर्जी, आप पूरा टेबल बनाए, मैं जान छुड़ा रहा हूँ। एक बच्चे का तो नाम ही पहले बार सुना है। चलो जी, ये सी कहाँ से की बेटा? चलो जी, क्या रहा बताओ? 23, 31, क्या आ रहा है? 101.76, 10 पॉइंट। इसी तरह मुझे सिक्योरिटी बी चाहिए। सर डायरेक्ट बता दो, अल्टीमेट वैल्यू कितना? 98।
200 14%। अब बताओ यार, दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी बेहतर? भाई देखो, उसूल ये रखो, जिसका रिस्क ज्यादा उसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। रिस्क दोनों में से ज्यादा किसका है? अब इसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, ये रिटर्न भी कम है। इसका मतलब है बी एक पिटी हुई सिक्योरिटी है, ए इसके मुकाबले में हर लिहाज से बेहतर है, रिटर्न के लिहाज से भी और रिस्क के लिहाज से भी। पक्का? बढ़े हम आगे? ये कॉपी करना है तो कर लो, बढ़े, बढ़ जाए। अच्छा जी, 8.8 में से जब तुम माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। 10 पॉजिटिव नहीं है ना, 10 भी नेगेटिव है, लेकिन होगा -18। जी, बढ़े आगे, बढ़े मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब सुनना जरा दोस्त, सुनो 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 सुनो। रिस्क रिटर्न समझ आ गया? रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू। रिटर्न हम एवरेज रिटर्न निकाल के कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप, को रिलेशन। अब सुनना जरा दोस्त, अब मेरा पूरा पहला लेक्चर सुनना ताकि चीज ध्यान में बैठ जाए, ठीक है? देखो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना से 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं कुछ पैसे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं? है नहीं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, चलो जी स्टॉक मार्केट में हम गए, कहाँ इन्वेस्ट करें? ये आरटीडी स्टॉक मार्केट में कहाँ से आ गया जी? उससे पहले हम निकल लेंगे जी। नहीं, मैं गुस्सा सर स्टॉक मार्केट में, और मैंने देखा वहां पर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है। अब दिमाग में बिठाना शुरू करो, सेक्टर का मतलब क्या है सर? एक कंपनी है जो एक इंडस्ट्री में काम कर रही है, ठीक है जी। ऑयल सेक्टर में कोई 20 कंपनीज हैं, फार्मा सेक्टर के अंदर कोई 50 के करीब कंपनीज हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या किया सर, ये पता करना शुरू किया कि जी कितने सेक्टर हैं, तो आपको पता चला जी कुछ 27-28 सेक्टर हैं, ठीक है जी। अब आपने कहा मैं अपना पैसा एक काम करता हूँ, उस जगह डालता हूँ जहां सबसे ज्यादा रिटर्न, ऐसा है? सारा पैसा एक जगह डाल दें? क्यों, मसला क्या है? रिस्क है, क्या रिस्क है? एक इंडस्ट्री डूबी, सारा पैसा डूबेगा, ऐसा? बचपन में कहावत सुनी थी ना हमने कि वेरी गुड सर, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ऐसा? ऐसा था? ऐसा था? अब सुनो जरा दोस्त गौर से सुनो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चीजों को बैलेंस आउट करना चाहिए, कुछ पैसे एक सेक्टर में डालने, कुछ दूसरे सेक्टर में, कुछ तीसरे सेक्टर में, ऐसा? अब सुनो, मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी ए, इसमें पैसा डालो ना 22% का रिटर्न मिलता है, कितने का? ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। कंपनी बी, सर इसमें पैसा डालो ना 16% का रिटर्न मिलेगा, ये एक बैंक है। कंपनी सी में पैसा डालोगे 12% का रिटर्न मिलेगा, ये से मिसाल के तौर पर ये क्या ले लें, ना गवर्नमेंट, सो हम ले लेते हैं सीमेंट सेक्टर, मिसाल दें। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं? अगर मेरा फोकस रिटर्न है तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं, अगर मेरा फोकस रिटर्न है? लेकिन सर क्या रिटर्न हमारा फोकस होना चाहिए खाली? नहीं सर, मसला ये कि मैं फार्मा में तो पैसे डाल दूं, लेकिन सर फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, कल गवर्नमेंट चेंज होती है, रेगुलेशन चेंज होती है, सब डूब जाएगा, ऐसा है कि नहीं? तो क्या करूं? इसका मतलब है आप जब डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, रिटर्न इज नॉट ऑब्जेक्टिव, रिटर्न इज नॉट जो ऑब्जेक्टिव। रिटर्न चाहिए तो उस सिक्योरिटी में डाल दो ना जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। 22% का रिटर्न तुम्हें मिल रहा है फार्मा सेक्टर की कंपनी में, डाल दो वहां पे, क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हो? डाइवर्सिफाई करने से क्या होगा? तो सर पहली चीज जो हम सीख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन किसके लिए होती है? रिटर्न कमाने के लिए? नहीं 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 नहीं, किसके लिए होती है? रिस्क एलिमिनेट करने के लिए होती है। गौर से सुनना, गौर सुनना, गौर सुनना। एक एक समंदर का किनारा, ठीक है जी, यहाँ दो दुकानें,
समंदर के किनारे दो दुकानें, एक में बैठती है मिस रेनी, एक में बैठती है मिस सनी। ठीक है जी, गौर से सुनना, सनी कहीं और नहीं ले जाना। ठीक है जी, दो 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 बाजियां हैं, काम करती हैं। जो मिस रेनी है ये बेचती है भुट्टे। ठीक है जी, ये क्या बेचती है? भुट्टे बेचती है। जो मिस सनी है ये आइसक्रीम बेचती है। और सुनना सर, इस समंदर पे आधे टाइम बादल छाए हुए होते हैं, बारिश हो रही होती है। जब बारिश हो रही होती है तो भुट्टे बिकते हैं, आइसक्रीम बिकती ही नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ भुट्टे बिक रहे होते हैं। भुट्टे बिकते हैं सर, मिस रेनी 100 रुपए घर लेके जाती है उसे। ठीक है जी, गौर सुनना। तो बताओ, मिस रेनी आधे टाइम 100 रुपए कमा रही होंगी, आधे टाइम कुछ नहीं कमा रही होंगी। जो मिस सनी है ये उस दिन आइसक्रीम बेच पाते हैं जिस दिन सूरज निकला होता है। आधे टाइम सूरज निकलता है, आधे टाइम नहीं निकलता। जब नहीं निकलता तो सर ये 0 पे बैठी होती हैं, और जब सूरज निकलता है तो ये 100 रुपए कमाती हैं। मुझे बताओ, साल के 184 दिन ये 100 रुपए कमा रही होंगी, और 184 होते हैं, 182 होते हैं, और 182 दिन ये 100 रुपए कमा रही होंगी। ऐसा बाकी 182 दिन ये क्या कमाएंगी? बाकी 182 दिन ये क्या कमाएंगी? 0। बाकी 182 दिन ये क्या कमाएंगी? सर ये 182 कहां से है? साल में 364 दिन होते हैं, आधे करो तो 182 निकलते हैं। ऐसा ऐसा सुनो 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 सुनो, मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ। मिस रेनी रोज अल्लाह से क्या दुआ मांगती है? या अल्लाह बारिश हो। और मिस सनी अल्लाह से क्या मांगती है? या अल्लाह सूरज निकले तो मैं कमाऊं, अदरवाइज बेड़ा गर्क। व्हाट इफ के ये दोनों मर्जर कर ले? मर्जर करने से क्या होगा? पूरे 364 दिन 100 रुपए आएंगे। ठीक है जी, आधे एक बंदा ले जाएगा, आधे दूसरे ले जाएगा। क्या दोनों में से किसी एक का भी रिटर्न बढ़ा? पहले क्या कमा रही थी मिस्री नहीं, पहले क्या कमा रही थी? 182 दिनों में 100 रुपए दे, 18,200, ये कितने कमा रही थी? अब बताओ, दोनों मिला के 364 दिन 100 रुपए का धंधा होगा, कितने आते हैं? और दोनों आधे आधे बांट लें तो मर्जर करने से रिटर्न बढ़ गया दोनों का? मर्जर करने से रिटर्न बढ़ गया दोनों का? नहीं, लेकिन ज़हनी सुकून आ गया। अब कोई दुआ नहीं मांगता। अब दोनों को एक बात पता है कि सूरज निकला हो तब भी 50 रुपए कराने, और अगर सर सूरज ना निकला हो तब भी। तो मुझे बताओ, पोर्टफोलियो अच्छा कैसे सर? भाई बारिश होगी या सूरज निकला होगा, और लावा तो नहीं निकलेगा ना वहां से। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बारिश होगी या सूरज निकलेगा। तो सर इन एनी केस कंपनी 100 रुपए कमाएगी, और ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे आपस में? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का, जहां आपने पोर्टफोलियो बना दिया, कंबाइन कर दी चीजों को, क्या इन दोनों का रिटर्न बढ़ा? सर क्या चीज कम हो गई? रिस्क का मतलब है टेंशन कम हो गई। सबको पता है रोज 50 रुपए मिलेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन 100 मिलने थे, तो पता नहीं 2 दिन सूरज निकला तो जो है ना वो मिस रैनी ने रोना शुरू कर दिया। ठीक है जी, और 4 दिन बारिश हुई तो मिस सनी की जो है वो वाट लग गई। अब दोनों क्या हो गए? एक हो गए, तो अब कंपनी बन गई। तो अब ऐसा मामला नहीं होता। तू क्यों हंस रहा है भाई? कौन याद आ रहा है तुझे? हैं? आइसक्रीम के साथ भुट्टे भी लगा दो, वेरी गुड। ये बंदा ना बहुत आगे जाएगा। ठीक है, जहां जाएगा लोग कहेंगे चलो आगे लगो। ये कह रहे रोज दोनों चीजें लेकर आओ, जो बिके बेच दो। अच्छा जी सर सुने, अब मुझे एक बात बताएं सर, पोर्टफोलियो किस लिए बनाया जाता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्ट करना चीजें। किस लिए बनाया जाता है? डाइवर्सिफाई किस लिए किया जाता है? रिटर्न कमाने के लिए? नहीं सर, किसके लिए? रिस्क को पहले ये छाप लो, एक लाइन में लिखना है तो लाइन में लिख दो। हाँ जी, तो अभी भी क्यों लिख रहा है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन, पोर्टफोलियो फ्लावर्स। ठीक है,
मैं आज तक समझता रहा पोर्टफोलियो को कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है। कोई मसला नहीं। चलो जी, हमारी क्या 1:45 तक है ना क्लास? 1:30 में तो दांत भी गीला नहीं होता, इतना छोटी सी क्लास है। नहीं ना, टाइम रमजान में कम है ना। 3 दिन आइसक्रीम सेल हुई और रेनी को पैसा 50 रुपए मिलेगा। हाँ मिलेगा, दोनों पार्टनर बन गए ना, अब तो जो कमाएंगे आधा आधा कमाएंगे। आज लगी थी ना ऑडिट की क्लास भाई। चलो भाई हम यहीं तक रखते हैं यार, क्योंकि आगे इसको लेके जाएंगे तो मुझे पूरा वो कोरिलेशन का फलंदा खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कल जो है इंशाल्लाह लेके चलते हैं। कल होगी, कल या परसों। ठीक है। अच्छा जी, होमवर्क का सॉल्यूशन मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ क्लासेस के बाद, लेकिन कर लिया तुम लोगों ने? वेरी गुड।